हेलो गाइस। दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज़्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी प्रतियाँ बिक चुकी हैं। दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही या और बढ़ गई है। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के डैड के बारे में और दूसरे अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड के बारे में। कियोसाकी बताते हैं उनके पिताजी पीएचडी थे जो इस किताब में पुअर डैड हैं, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन हैं जो इस किताब में रिच डैड हैं। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली हैं। चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी संभावना ख़त्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। नंबर 2, कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है ये ज़रूरी है। कि उसकी बताते हैं उनके पिता भले ही पीएचडी थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने में होता था। वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, वहीं दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म्स में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही ज़रूरी है बचत, और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। तीसरी बात है किताब सिखाती है रिस्क लेना ज़रूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित डिस्करेज कर दिया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क ना ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकें, समझ सकें। दूसरा है इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। 3, फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। 4, टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सकें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। 5, खुद के लिए काम करें।
कि उसकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू ही होती हैं। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं। बस हम इस बुक से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। रिच डैड पुअर डैड इस बुक में इस विचार को रेखांकित करती है। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री ले और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वहीं रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे और पैसे के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताईं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्य वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है क्योंकि उन्होंने बचाया नहीं, सिर्फ खर्च किया। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था पर उसके 10 से 15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बस साफ करना पड़ रहा है क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हो? सोचिए ज़रा, लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसे आप बचाते हो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने एसेट संपत्ति देनदारी क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया। एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वहीं लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब या मध्य वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे ज़रूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पैसे का भाग होता है। इनकम स्टेटमेंट में 2 भाग होता है, एक इनकम कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 भाग होते हैं, एक एसेट
संपत्ति व दूसरी देनदारी। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं और आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे ज़मीन, शेयर मार्केटिंग और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा। इंटेलिजेंशियल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा आदि का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। नीचे दिए गए डायग्राम में आरो तीर हमें कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव बताती है कि आपके पास पैसा कैसा कहाँ से आ रहा है और वह कहाँ पे कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो एक अलग ही हो जाता है। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऊपर डायग्राम जैसा होता है। मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा का कर घर का किराया, खाने, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास न के बराबर पैसा बचता है, कुछ नहीं बचता है। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। यदि बचता है तो वह इसे एसेट में नहीं लगाते हैं, बल्कि वह उसे टेलीविज़न आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट के बारे में किसी ने बताया नहीं होता, ना ही स्कूल में, ना माँ बाप ने और ना ही दोस्तों ने। लाइबिलिटीज वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं हैं। मध्य वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है, वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है, वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चों में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो दिखाते हैं आपको। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसे काम कैसे करते हैं उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए। और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या ये है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। और यह समस्या फाइनेंशियल की वजह से उनके पास सबसे पहले बात जो आपने माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सकें, यानी आपको पैसा कमा कर दे सकें। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में ना ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्याएं आएंगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसी बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस लाइन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि
आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पे करने वाले आदमी एसेट का कॉलम कभी बढ़ा चुका है, जिससे वह अपने अन्य खर्चे देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती है और उसके पास ना के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा बिजनेस शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह पर भी पैसा लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है आप उनमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट की श्रेणियाँ आपको अच्छी लगती हैं। उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएंगी। उस एसेट से कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद हैं, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले एसेट खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है और इसी जगह पर गरीब और मध्य वर्ग के लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीद देते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वह पहले सोचते हैं किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज़ को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग को उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी, और जब वह कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनका पूरा आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मध्य वर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने की बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या है कि उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह आप उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं और मध्य वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारी यह स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता। हमारे स्कूल और कॉलेजों में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हम फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर, मैनेजर्स, प्लॉट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स, आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है जो कि उनकी सैलरी है। ज्ञान की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पैसे की खोज। लेखक उन नौकरियों या भूमिकाओं में काम करने का सुझाव देते हैं जो मूल्यवान सीखने के अनुभव और व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करती है, न कि केवल वेतन के लिए। लेखक किताब में लिखते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे अज्ञान घुस जाता है, क्योंकि बदलते हुए संसार में अगर आप यह सोच रखते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया तो इतना तय है कि आप धीरे धीरे अपनी सफलताओं से नीचे उतर रहे हैं। इसलिए लेखक निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि निरंतर सीखते रहना ही सफलता का रहस्य है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान की खोज ही सफलता का रहस्य है।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। हमको कमेंट कर बताएं आपको कैसी लगी है जानकारी, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।